नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट ड्राइव कार्स या फिर डेमो कार्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या हमें टेस्ट ड्राइव कार्स खरीदनी चाहिए? डेमो कार्स खरीदना क्या एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है? डीलर के क्या प्रोसेसेस होते हैं? बैकग्राउंड में क्या कुछ सारी चीज़ें होती हैं? क्या हमें एक बेहतर कार मिलती है? क्योंकि डेमो कार्स हमेशा ही टॉप एंड वेरिएंट्स होते हैं, उसमें बेस वेरिएंट या मिड वेरिएंट्स कभी भी नहीं मिलते। तो जो भी गाड़ी आप खरीदोगे वो हमेशा टॉप एंड वेरिएंट ही मिलेगी। क्या हमारे लिए जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है क्या वो एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है? अगर आपके जहन में भी इस कार के बारे में यानी कि टेस्ट ड्राइव या फिर डेमो कार्स के बारे में ऐसे कई सारे सवाल है, तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का ख्याल दिमाग में क्यों आया। तो मेरा एक दोस्त है जो रिसेंटली कार खरीदने के लिए शोरूम गया था। उसका बजट 10 लाख रुपए का था, लेकिन शोरूम वालों के पास में जो वेरिएंट उसे पसंद आया वो टॉप एंड वेरिएंट था और उसकी प्राइसिंग थी 12 लाख रुपए। तो शोरूम वालों ने उसे कहा कि सर, आपके बजट में हमारे पास में एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल है जिसे हम सेल आउट करना चाहते हैं। आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आपके बजट में गाड़ी भी आ जाएगी, आपको टॉप एंड वेरिएंट भी मिल जाएगा, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और फायदे का सौदा है। उसका जी ललचाया, उसने मुझे बताया कि क्या मैं ये कार खरीदूं। उसके बाद मैंने दोस्त के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप डाउन रिसर्च किया। इससे पहले भी कई बार अलग अलग वीडियोस पर मुझे कमेंट्स आ चुके हैं इस बारे में, जिनका जवाब मैंने टाइम टू टाइम दिया है। इंस्टाग्राम में जो डीएम आया था उनका भी जवाब मैंने टाइम टू टाइम दिया है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डीप डाउन जाके और ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो यूट्यूब पर उंगलियों पर गिनने जितने दो चार वीडियोस मिले, किसी भी एक वीडियो में सारे सवालों का सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। गूगल पर रिसर्च किया, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिसर्च किया, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल रहा था। तो मुझे ऐसे लगा कि कई सारे ऐसे लोग होंगे, उनको भी यानी कि आपको व्यूवर्स को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होंगे और हो सकता है कोई डीलर आपके पैसे लूट ले, आपको लूट ले। तो इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना तो बनता है। तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे वो एक्सपोजर मिला, मुझे वो मौका मिला कि कई सारे डीलर्स को मैंने करीब से काम करते हुए देखा है। तो उनके इंटरनल एक्सटर्नल प्रोसेसेस मुझे पता है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिलेगी। तो एक दूसरा रीज़न मिल गया कि आपके साथ मैं मुखातिब हूँ और आपको ये सारी जानकारी मैं ऑफर करूँ, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। हम कुछ इंटरनल प्रोसेस डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल प्रोसेस डिस्कस करेंगे। कई सारे सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। कई सारे पहलू है जो मैंने इस पेज पर आप सभी के लिए नोट डाउन किया है। कोशिश करूँगा कि इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में कहीं आप सभी के लिए दे दूँ। वहाँ से आप जब भी अगर डेमो कार लेना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और आपके पैसे बचा सकते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि टॉपिक इतने सारे यानी कि इसमें पहलू इतने सारे कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एटलीस्ट यूट्यूब पर, किसी भी एक वीडियो में आपको इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पर नहीं मिलेगी। तो कोशिश करना कि ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जो प्रियजन हैं, लव्ड वंस, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कुछ इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं। एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल डीलर को कैसे मिलती है, किस केस में मिलती है? या तो नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है, या तो फेसलिफ्ट आने वाला होता है, या फिर गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन अपडेट आता है। उस केस में उनको टेस्ट ड्राइव व्हीकल लेना यानी कि अलॉट की जाती है कंपनी की तरफ से। तो मैंडेटरी हो जाता है कि अब फेसलिफ्ट आ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है या फिर न्यू प्रोडक्ट है, तो टेस्ट ड्राइव व्हीकल तो रखनी पड़ेगी। शोरूम पर जो स्टाफ होता है डीलर का, उसे लगभग लगभग 1 या 2 महीने पहले से ही पता होता है कि उसके पास में इनिशियली डिस्प्ले के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए और इनिशियल डिलीवरीज के लिए कितनी सारी गाड़ियां उस स्पेसिफिक कार की आने वाली हैं। उसकी विन नंबर की एक लिस्ट लंबी चौड़ी ओईएम से जो एरिया सेल्स मैनेजर होते हैं या फिर जोनल सेल्स हेड होते हैं, उनकी तरफ से उनको ईमेल की जाती है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास में सिर्फ एक आउटलेट है किसी एक पर्टिकुलर सिटी में, तो मैं सिर्फ 2 टेस्ट ड्राइव व्हीकल रखूंगा। अगर उस गाड़ी में ऑटोमेटिक टॉप एंड है तो एक ऑटोमेटिक का, और अगर मैनुअल टॉप एंड भी है तो मैनुअल टॉप एंड, तो मैं 2 टेस्ट ड्राइव व्हीकल रखूंगा। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल लोकेशंस पे शोरूम है एक ही ब्रांड का, तो मुझे
उतने लोकेशंस के हिसाब से और उनकी कैटेगराइजेशन करती है ओईएम, उस कैटेगराइजेशन के हिसाब से मुझे डेमो व्हीकल्स को शॉर्टलिस्ट करके वो विन नंबर, उनके कलर्स, उनकी सारी डिटेल्स कंपनी को भेज के उसका अप्रूवल लेना होता है कि मैं ये गाड़ियाँ इस लॉट में से इतनी सारी टेस्ट ड्राइव व्हीकल या फिर डेमो व्हीकल के लिए चूज कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या होता है, बैकएंड से उन सभी गाड़ियों के विन नंबर को डीलर मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीएमएस कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर आता है। अलग अलग डीलर्स, अलग अलग कंपनियां अलग अलग कंपनीज का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। कोई सैप यूज करता है, कोई और यूज करता है। तो उस सिस्टम में सबसे पहले उन सभी गाड़ियों को यानी कि उनके विन नंबर को एज अ डेमो व्हीकल या फिर टेस्ट ड्राइव व्हीकल के नाम से टैगिंग की जाती है। यानी कि इन फ्यूचर में भी अगर हमें उन गाड़ियों को या फिर उन स्पेसिफिक विन नंबर्स को ट्रेस करना है तो ओईएम को या फिर किसी भी शोरूम के स्टाफ को जिनको सिस्टम का एक्सेस है, उनको ये पता हो कि ये विन नंबर्स टेस्ट ड्राइव गाड़ियों के यानी कि डेमो कार्स के हैं। अब मुड़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट पहलू की ओर। वो ये है कि डेमो कार क्यों बेची जाती है या फिर टेस्ट ड्राइव कार क्यों बेची जाती है। कई सारे उसके रीजंस होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, या तो गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हो रहा है, गाड़ी का मिड लाइफ फेसलिफ्ट आया है, या फिर एक कंप्लीटली नया प्रोडक्ट आ रहा है। उस केस में कंपनी को ये गाड़ियां जो है शोरूम को वो सेल आउट करनी होती है मार्केट में, क्योंकि अब वो आउटडेटेड हो चुकी होती है। उसमें कई सारे बदलाव करके नया प्रोडक्ट फेसलिफ्ट मार्केट में आने वाला होता है। बैकएंड की प्रोसेस अगर जानना चाहें तो डीलर को सबसे पहले उन सभी विन नंबर्स को लिस्ट डाउन करके कंपनी को वो गाड़ी सेल आउट करने के लिए एक अप्रूवल का ईमेल भेजना होता है। कंपनी से जब अप्रूवल आता है तब ही डीलर टेस्ट ड्राइव व्हीकल सेल आउट कर सकता है मार्केट में। और भी उसके रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, नया फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ रहा है, बट गाड़ी पुरानी होने की वजह से मेंटेनेंस का काम बहुत ज़्यादा है, गाड़ी में अलग अलग आवाज़ें आ रही है, टूट फूट बहुत सारी हो चुकी है, एंड अल्टीमेटली ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल शोरूम पर जो कस्टमर आ रहे हैं उनका टेस्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस खराब कर रही है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि डीलर टेस्ट ड्राइव की व्हीकल को चेंज करना चाहता है। तो जैसे ही कंपनी से अप्रूवल आता है, उस अप्रूवल के बाद में ही वो डीलर उस गाड़ी के टेस्ट ड्राइव व्हीकल को बेच सकता है मार्केट में। अब अगला इम्पोर्टेंट पहलू, जैसे मैंने कहा कई सारे पहलू मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए डिस्कस के लिए यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, हम उन सभी पर यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो डेमो कार को कब बेचा जाता है, टेन्योर जो होता है उस टेन्योर की पहले बात कर लेते हैं कि डेमो कार का टेन्योर कितना हो सकता है जब कोई डीलर उसे सेल आउट करना चाहता है। नॉर्मली जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कम से कम 2 साल तो हो सकते हैं कि 2 साल के अंदर किसी भी गाड़ी का जनरली 2 से 3 साल के भीतर फेसलिफ्ट आ जाता है या मिड लाइफ कोई अपडेट मिलता है, उसके बाद में ही उस गाड़ी को बेचने की नौबत आती है। किलोमीटर कितने चले होने चाहिए, तो किलोमीटर्स देखिए, जितना पॉपुलर ब्रांड होता है, जितनी उनके पास महीने की लीड आती है, जितने कस्टमर्स आते हैं, उसके हिसाब से उस गाड़ी के किलोमीटर्स ड्रिवन हो सकते हैं। तो कई कंपनीज में ये हो सकता है कि गाड़ी केवल 2000 किलोमीटर चली हो, कई कंपनीज में ये हो सकता है कि गाड़ी 10,000, 20,000, 40,000 किलोमीटर तक भी चली हो सकती है। प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है, ब्रांड पर भी डिपेंड करता है कि किस सेगमेंट में ये प्रोडक्ट है, कितना पॉपुलर है मार्केट में, वो ब्रांड कितना पॉपुलर है, उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती है कि वो गाड़ी कितनी चली होगी और 2 साल या 3 साल के भीतर भीतर वो चेंज होगी। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट अगर डिसकंटिन्यूड है तो भी ये एक रीज़न हो सकता है कि उस गाड़ी को डीलर बेचना चाहता है। अब बात करते हैं कि हमें डीलर जो डिस्काउंट ऑफर करता है, क्या वो हमारे लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। मानकर चलते हैं मेरे दोस्त के केस में गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो लगभग 12 लाख रुपए की थी, उसका बजट 10 लाख रुपए था। डीलर ने उसे 2 लाख रुपए डिस्काउंट देने की बात करी और 10 लाख रुपए में उसे वो कार ऑफर करी। तो सबसे पहले ये एक ज़रूरी चीज़ आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि डेमो कार जब डीलर को आती है तो डीलर को बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट और पैसा टूट के वो कार मिलती है। कैसे?
तो डीलर को जो कॉस्टिंग मिलती है वो उसके लैंडिंग कॉस्ट पर उसको डिस्काउंट मिलता है। हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट हमें एक शोरूम कॉस्ट पर मिलता है। तो मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपए की जो कार है जो मेरे दोस्त को मिल रही है, उसमें 50,000 70,000 रुपये अगर हम डीलर का प्रॉफिट मार्जिन हटा देते हैं तो 9 लाख रुपए 20 या 30,000 रुपये की वो गाड़ी हो गई। डीलर का मार्जिन हमने हटा दिया। उसमें और कई पहलू होते हैं, वो हटाकर जो डीलर की एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट होती है वो करीब करीब पहुंचेगी 9 लाख रुपए के आसपास या उससे भी थोड़ा सा कम। और जब इसे डीलर टैग करने वाला होता है एज ए टेस्ट ड्राइव या फिर डेमो कार, तो वो कंपनी की तरफ से हो सकता है उसकी लैंडिंग कॉस्ट में 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए सस्ते में डिस्काउंट होकर डीलर को मिलती है, क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, ये एक डेमो कार होने वाली है। तो डीलर के ऑलरेडी वहाँ पर लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए बचे हैं, लैंडिंग कॉस्ट पर उसको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, इस तरीके से डीलर को वो कार मिलती है। तो अब अगर हम सोचें तो 2 लाख रुपए जो मेरे दोस्त को डिस्काउंट मिल रहा है, वो डिस्काउंट उसे एक शोरूम कॉस्ट पर या फिर टोटल ओवरऑल गाड़ी की कॉस्टिंग पर आज की डेट में मिल रहा है। बट डीलर ऑलरेडी उसे एक टेन्योर तक यूज कर चुका है, इतने किलोमीटर्स उसके चल चुके हैं, एंड उसके बावजूद ये 2 लाख रुपए का डिस्काउंट जो मिल रहा है उसका कोई तुक नहीं बनता। सिंपल रीजन ये है कि लैंडिंग कॉस्ट में ऑलरेडी उसको वो सस्ते में मिली है, प्लस उसने उसको यूज भी किया है, प्लस अब वो ओवरऑल कॉस्ट पे डिस्काउंट दे रहा है। तो डीलर के लिए तो ये 100% खुद के फायदे का सौदा है। मेरे दोस्त के लिए ये डेफिनेटली फायदे का सौदा नहीं है। अब मुड़ते हैं अगले पहलू पर। गाड़ी खरीदने से पहले यानी कि टेस्ट ड्राइव खरीदने से पहले आपको उसका जो है फिजिकल कंडीशन का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। क्या उस गाड़ी में कोई भी एक्सीडेंटल केस है, ये गाड़ी एक्सीडेंटल हो चुकी है, रीपेंटेड है, कोई भी स्पेयर पार्ट चेंज किया गया है। देखो मैं आपको बहुत जेन्युइनली, किसी भी शोरूम पर कोई भी डेमो कार ऐसी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि वो रीपेंटेड ना हो या फिर उसका कोई स्पेयर पार्ट ना किसी गाड़ी के साथ में एक्सचेंज ना किया हो। मान लेते हैं सेम प्रोडक्ट किसी कस्टमर को इमीडिएटली अर्जेंटली बेचना है, उसकी जो न्यू कार है स्टॉक यार्ड से आई और डिलीवरी से पहले जो इंस्पेक्शन होता है वहाँ पर पता चला कि उसका कोई एक पार्ट है जो डैमेज आया है। वारंटी में क्लेम करेंगे, कंपनी को बताएंगे, जब तक वो रिप्लेस होकर आएगा तब तक यहाँ पर डिलीवरी मिस हो जाएगी, कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो कई बार होता है, कई सारे शोरूम्स पर होता है। हर डीलर ऐसा करेगा ऐसा नहीं है, बट कई डीलर्स ऐसा करते हैं। टेस्ट ड्राइव व्हीकल से वो पार्ट निकाला, नई गाड़ी में लगाया, कस्टमर की डिलीवरी करी, कस्टमर चला गया। इस गाड़ी को बाद में देखेंगे, जब सर्विस में जाएगी तब बदलेंगे। तो ये चीज़ें बहुत आम होती हैं, शोरूम पर ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, टेस्ट ड्राइव व्हीकल को कई सारे कंज्यूमर्स अपने अपने तरीके से टेस्ट ड्राइव करते हैं, सेल्स स्टाफ भी कई तरीके से चलाता है और इसको तबीयत से रगड़ के लोग जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो आपको हमेशा ये जो बम्पर्स हैं, पीछे का हो आगे का हो, ये बम्पर्स रीपेंटेड या कई केसेस में चेंज किए हुए मिलेंगे। ORVMs जो है वो ORVMs आपको घिसे पिटे मिलेंगे, चेंज किए मिलेंगे या तो रीपेंटेड मिलेंगे। डोर्स जो होते हैं वो डोर्स में भी कई जगह पर या फिर पूरी बॉडी में कई जगह पर अलग अलग जगहों पर आपको डेंटिंग का काम किया हुआ मिलेगा। तो कोई भी अगर बोलता है कि एकदम मिंट कंडीशन में हम आपको ये टेस्ट ड्राइव कार दे रहे हैं, तो इस धोखाधड़ी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ये सारी चीज़ें होनी ही होनी है, इट इज़ बाउंड टू हैपन। रास्ते पे चलने वाली चीज़ है और हज़ारों लोग इस गाड़ी को यूज़ करते हैं। सिंपल चीज़ बताऊं, एक नॉर्मल सा शोरूम ले लीजिए, किसी एवरेज सिटी में आपका शोरूम है और महीने की आपको 800 इंक्वायरी यानी कि 800 लीड मिलती है, और अगर आपका टेस्ट ड्राइव का रेशो 60% भी है 800 में से, तो भी करीब करीब मानकर चलिए 50% पकड़ लेते हैं, तो 400 लोग कम से कम एक महीने में उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। अगर एक महीने में 400 लोग, तो साल भर में लगभग 5000 लोगों ने यानी कि 4800 यानी कि 5000 लोगों ने उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया है। 2 या 3 साल के बाद में अगर वो गाड़ी बेचने के लिए मार्केट में आई है, तो 2 साल में 10,000 लोग उस गाड़ी को चला चुके हैं। प्लस स्टाफ अलग से वो डिस्प्ले इवेंट में जाएंगे, कहीं दूर टेस्ट ड्राइव देने के लिए जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो गाड़ी लेकर जाएंगे। तो आपकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा चली हुई है, तो उसमें इस बात की 200% गारंटी है कि वो कहीं ना कहीं तो ठुकी होगी, कहीं ना कहीं घिसी होगी, कोई और आके उसको घिस के गया होगा। तो कई सारे पार्ट्स आपको
पेंटेड मिलेंगे ही मिलेंगे, चेंज किए हुए भी मिलेंगे। अगली बात है कि क्या ये गाड़ियाँ लेस ड्रिवन होती हैं। कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि ये गाड़ियाँ डेफिनेटली लेस ड्रिवन होती हैं, बट वो कितना जेन्युइन है ये एक कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। मीटर बैक हो सकता है, ये कोई 100% फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि मीटर बैक नहीं हो सकता, तो मीटर बैक भी हो सकता है और इस बात की आपको कोई गारंटी नहीं देगा। हाँ, एक तुक लगा सकते हैं आप कि जिस शोरूम से आप खरीद रहे हैं गाड़ी, वो गाड़ी का नंबर लेकर आप किसी और शोरूम पे इंक्वायरी कीजिए, किसी और सिटी में इंक्वायरी कीजिए। सिस्टम से हो सकता है आपको थोड़ा बहुत जेन्युइन डेटा शायद से मिल जाए, बट उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि गाड़ियों में पार्ट्स ज़रूर चेंज होते हैं, उसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया। तो डेमो कार के पार्ट्स सर्रास यहाँ पर हमेशा चेंज किए जाते हैं। कई लोग कहेंगे कि इनकी जो शेड्यूल मेंटेनेंस की हिस्ट्री होती है उसको मेंटेन किया जाता है, तो गाड़ी मेंटेन कंडीशन में होती है। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी गलतफहमी है कि गाड़ी एक मेंटेन कंडीशन में होती है। शोरूम का जो सेल्स स्टाफ होता है वो इतना बिजी होता है, उनके पास में इतनी इंक्वायरीज होती है और इतनी सारी चीज़ें जहन में चल रही होती है ना, कि कई बार ये हो जाता है इनकी शेड्यूल सर्विस जो है वो मिस हो जाती है, टाइम पर सर्विस नहीं होती। और जो सर्विस सेंटर का स्टाफ है वो भी इसी डीलर के लिए काम करता है, उनकी घर की यानी कि उनकी खुद की टेस्ट ड्राइव व्हीकल होती है, तो वो क्या करते हैं, सिस्टम में शेड्यूल जो होता है उस शेड्यूल की डेट पर शेड्यूल डाल के गाड़ी को सर्विस कर दिया है ये दिखा देते हैं, ताकि अगर कोई पार्ट रिप्लेस करना हो, चेंज करना हो, तो वो कंपनी से आसानी से उनको मिल सके। फिजिकल एक्चुअल सर्विस नहीं हुई है, बट सिस्टम में डाल के दिखा दिया कि हमने ये डेट पर ये गाड़ी को सर्विस कर दिया, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस हो चुकी होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और ये मेरे आंखों देखे हाल है। नेक्स्ट है, गाड़ी में डेंटिंग पेंटिंग हो सकती है या नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कई सारे जगहों पर इसके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हो सकते हैं। मल्टीपल पीपल ड्रिवन कार, तो कितने लोग एक गाड़ी को चला सकते हैं टेस्ट ड्राइव कार को, वो भी मैंने आपको बताया। लोग अपने तरीके से इतना उसको रगड़ते हैं, कोई ऑफ रोड कैपेबिलिटी चेक करेगा, कोई हाई स्पीड पर 120, 140, 160 पर ब्रेकिंग चेक करेगा, कोई 0 डिग्री का स्पिन मारने की कोशिश करेगा, कोई सस्पेंशन सेटअप चेक करेगा, कोई हाईवे पे चलाएगा, कोई बम्पर पे कुदाएगा सिटी ट्रैफिक में या सिटी में, कोई उबड़ खाबड़ रस्तों पर, खराब रस्तों पर लेकर जाएगा, कोई फुल कैपेसिटी में अगर 5 सीटर तो 5 लोग बिठाकर, बूट स्पेस में लगेज भरकर, 7 सीटर है तो 7 लोगों को बिठाकर, अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं चलाने के, तो इसे बहुत ज़्यादा रगड़ के लोगों ने यूज़ किया हुआ होता है। अगला है दोस्तों, इतने लोग उस गाड़ी को चलाते हैं, अपने तरीके से चलाते हैं, तो क्या उसकी क्लच प्लेट जल्दी ख़राब होती है? यस, इन गाड़ियों की क्लच प्लेट बहुत जल्दी ख़राब होती है। हो सकता है जब आप इसे ख़रीदना चाहो, भले वो 2000 किलोमीटर चली हो या 5000 या 10,000, बट ये हो सकता है कि जब आप उस गाड़ी को ख़रीदो, हो सकता है 1500 किलोमीटर चलने के बाद उसकी क्लच प्लेट ख़राब हो जाए और आपको उसे चेंज करने की नौबत आ जाए, तो ये चीज़ भी हो सकती है। ब्रेकिंग सिस्टम जो होती है गाड़ी की, वो ब्रेकिंग सिस्टम की बैंड बज चुकी होती है, ट्रस्ट मी। बहुत लोग अलग अलग तरीके से चलाएंगे ना, ब्रेकिंग करेंगे, कच्चा कच दबाएंगे, तो गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम का ना बैंड लग चुका होता है। एक ब्रांड न्यू कार की जो ब्रेकिंग होती है, जैसे ही ब्रेक पेडल आप हिट करोगे उसमें एक बाइट मिलता है, वो बाइट आपको कभी भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगला चीज़ है दोस्तों, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स। स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका होता है। इतने तरीके से लोग उसे घुमाते हैं, चलाते हैं, स्पिन करते हैं व्हील को, तो एक ब्रांड न्यू कार खरीदने के बाद में जो आपको एक प्रिसाइज वेट मिलना चाहिए, जिस डायरेक्शन में आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं जिस तरीके से, तो आपको वो एक्यूरेसी जो मिलनी चाहिए, वो एक्यूरेसी टेस्ट ड्राइव की व्हीकल में आपको स्टीयरिंग में कभी भी नहीं मिलेगी, वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगला पहलू है दोस्तों, सस्पेंशन सेटअप में भी आपको कई सारे इश्यूज मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, लोग ऑफ रोडिंग टेस्ट करते हैं, लोग हाईवे टेस्ट करते हैं, लोग सिटी ड्राइव टेस्ट करते हैं, बम्पर पर उड़ाएंगे, उबड़ खाबड़ रास्तों में चलाएंगे, तो बाय द टाइम जब वो कार बेचने के लिए मार्केट में आएगी, उसके सस्पेंशन सेटअप में भी काम हो सकता है
और वो आपको उतना स्मूथ, उतना बेहतरीन नहीं मिलेगा जितना एक ब्रांड न्यू कार में मिलेगा। अगली चीज़ है दोस्तों, क्या इसके टायर्स डैमेज होते हैं? यस, डेफिनेटली टायर्स डैमेज होते ही होते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि उसकी मोटाई यानी कि गेज कितना बचा हुआ है और टायर्स कितने घिसे हुए हैं। जिस तरीके से लोग चलाते हैं, ये जाहिर सी बात है कि उसके टायर्स भी डैमेज होंगे। एक अच्छी चीज़ होती है इन गाड़ियों में कि ये हमेशा आपको टॉप एंड वेरिएंट मिलेंगे। मिड वेरिएंट बहुत रेयर केस में या बेस वेरिएंट बहुत रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको उस प्राइस पॉइंट पे एक टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है। शेड्यूल मेंटेनेंस जो है दोस्तों, मैंने आपको बताया थोड़ा सा मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। गाड़ी रगड़ के यूज़ हो चुकी होती है। तो आपको जब ये गाड़ी खरीदनी है तो आपका नेगोशिएशन भी उसी तरीके से होना चाहिए कि ये मेरा कितना लॉस हो सकता है। एक कैलकुलेटेड रिस्क आपको देखना पड़ेगा इसके पीछे। ओईएम अप्रूवल से आपको गाड़ी बेचनी होती है, बैक एंड प्रोसेस होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डीलर को कितना डिस्काउंट मिलता है, लैंडिंग कॉस्ट कितनी होती है, उस पर कितने पैसे वो बचाता है और हमें कितने डिस्काउंट में बेचता है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे नेगोशिएशन के टाइम पे कितना अमाउंट कोट करना चाहिए डिस्काउंट के लिए, ये चीज़ भी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अब एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है कि हम फर्स्ट ओनर कैसे बनते हैं जब हम टेस्ट ड्राइव कार खरीदते हैं। तो टेस्ट ड्राइव कार जब आप खरीदते हैं तो आप फर्स्ट ओनर इसके लिए बनते हैं क्योंकि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो टेम्पररी यानी कि टीसी की रजिस्ट्रेशन प्लेट हमेशा लगी हुई होती है। लेकिन दोस्तों, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपको इस बारे में अगर थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मेरी राय में जहाँ तक मुझे पता है, टीसी नंबर प्लेट की जो वैलिडिटी होती है वो केवल 1 महीना या फिर 1000 किलोमीटर तक ही होती है। अमूमन ये होना चाहिए कि डीलर को वो कार डीलरशिप के नाम पर रजिस्टर करने के बाद ही टेस्ट ड्राइव करवानी चाहिए। लेकिन लोकल सेटिंग होती है, मैनेज हो जाता है चीज़ें, तो हमेशा डीलर उस कार को जब तक नहीं बेचते हैं तब तक उसी नंबर प्लेट पर और उसी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पर उसे चलाते हैं। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ता है और ये सारी कंडीशंस मीट नहीं होती तो उस गाड़ी का चालान कट सकता है। तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर। ठीक है, तो डीलर उसे रजिस्टर नहीं करता है, इसीलिए आप फर्स्ट ओनर बनते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो आप सेकंड ओनर हैं। टीसी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी मैंने आपको बता दी, वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया। आपके पास अगर थोड़ी और ज़्यादा जानकारी है तो आप शेयर कर सकते हैं। आपका चालान भी कट सकता है, ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है कि कई सारे स्पेयर पार्ट जो है वो चेंज होते हैं। टेस्ट ड्राइव व्हीकल या फिर डेमो कार खरीदने के बाद में आपको ओरिजिनल वारंटी मिलती है या नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, टेस्ट ड्राइव व्हीकल हो या ब्रांड न्यू कार हो, एक बार वो रजिस्टर हो जाती है, वो यूज़ में यानी कि इस्तेमाल में आना शुरू हो जाती है तो उसको वारंटी जो है, उसकी वारंटी जो है वो शुरू हो जाती है। तो डेमो कार जिस दिन टैग हो जाती है सिस्टम में कि ये टेस्ट ड्राइव कार है, ये डेमो कार है और हम इसे यूज़ करना शुरू कर चुके हैं शोरूम पर, तो उसकी वारंटी शुरू हो जाती है। एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए किसी कार पर 5 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है, मान के चलते हैं, और उस गाड़ी को हमने टेस्ट ड्राइव के लिए यूज़ किया है। 2 साल के बाद में अगर मैं उसे बेचने जाता हूँ एज ए टेस्ट ड्राइव व्हीकल, तो उसकी 2 साल की वारंटी ख़त्म हो चुकी है। जो कंज्यूमर उसे ख़रीदेगा उसके पास केवल 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी बची है। तो आपको फुल वारंटी कभी भी नहीं मिलती है। हाँ, ये हो सकता है कि डीलर अपनी तरफ से आपको बताए कि मैं आपको फुल वारंटी देता हूँ, लेकिन उस केस में क्या होगा दोस्तों कि आपको जो सर्विस है, फुल सर्विस जो है वो केवल उसके वर्कशॉप पर उस सिटी में ही मिलेगी। किसी और सिटी में आप जाते हो और किसी और सर्विस सेंटर पर अगर काम करने के लिए गाड़ी सबमिट करते हो तो आपको कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से ही सर्विस मिलेगी और उतनी ही वारंटी मिलेगी जितनी वारंटी गाड़ी के साथ में बची हुई है। एक और इम्पोर्टेंट पहलू है, जब आप नेगोशिएशन करेंगे तो आप एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर मांग सकते हैं। ये आपका हक तो नहीं बनता है, बट जिस कंडीशन में कार होती है उस कंडीशन में ये मांगना जो है ये लाजमी हो जाता है। और कई केसेस में 9 आउट ऑफ 10 केसेस में डीलर आपको एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर कर देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, शोरूम ड्राइवर्स एंड सेल्स स्टाफ
रगड़ के चलाते हैं। तो ये जो गाड़ियाँ होती हैं, शोरूम का जो स्टाफ होता है, मान लीजिए कि मेरा शोरूम जो है नासिक में है, एग्जाम्पल के तौर पर जो कस्टमर्स महाराष्ट्र से बाहर इसे देख रहे हैं, वो कस्टमर्स लोकेशन के लिए गूगल मैप पर उसे ढूंढ सकते हैं। मेरा शोरूम नासिक में है और मेरी टेरिटरी में धुलिया भी आ जाता है, और धुलिया को कोई कस्टमर है और वो होम टेस्ट ड्राइव मांगता है, तो नासिक से धुलिया अराउंड 163 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो ड्राइवर्स जिस तरीके से धुलिया जाएंगे, जिस तरीके से उस गाड़ी को रगड़ेंगे, सेल्स स्टाफ जिस तरीके से रगड़ता है, और उसके बाद में जिसके घर पर ये होम टेस्ट ड्राइव शेड्यूल है वो जिस तरीके से रगड़ेगा, ये एक नेक्स्ट लेवल बात होती है। तो आपका नुकसान हमेशा ऐसी कार खरीदने में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रगड़ के चलाई होती हैं। एक और इम्पोर्टेंट पहलू, क्या टेस्ट ड्राइव गाड़ियों को ओनर्स यूज़ करते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली यूज़ करते हैं। कई सारे जो ओनर्स होते हैं टेस्ट ड्राइव को इवनिंग में शोरूम बंद होने के बाद में अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। घर जाने के लिए, दोस्तों के साथ में किसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए, कहीं पार्टी में जाने के लिए, लोकल कोई काम है तो वहाँ पर जाने के लिए। तो यस, ये टेस्ट ड्राइव गाड़ियाँ ओनर्स द्वारा भी यूज़ की जाती हैं। हर डीलरशिप का ओनर ऐसा करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कई ओनर्स ऐसा करते हैं। Now it is up to you, all these points that I'm sharing with you, इन सारे पॉइंट्स को आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सोच समझ कर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि आपको ये गाड़ी खरीदनी है या नहीं। समटाइम इट इज गिवन टू द सेल्स स्टाफ। क्या ये टेस्ट ड्राइव की गाड़ियाँ शोरूम का जो सेल्स स्टाफ होता है, शोरूम मैनेजर, सेल्स जीएम, सेल्स हेड, बिजनेस हेड वगैरह वगैरह, क्या इनको दी जाती हैं? तो यस, इसका जवाब भी हाँ है। शाम को जब ऑफिस ख़त्म होता है, शोरूम बंद होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वही टेस्ट ड्राइव की व्हीकल उस जीएम को ऑफिस से घर जाने के लिए, घर से ऑफिस आने के लिए, या इवनिंग में उसके पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी द्वारा दी जाती है। तो वहाँ पर भी आपकी गाड़ी यूज़ होती है। पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरी चीज़, लॉट ऑफ क्रैशेस एंड ड्यू टू मल्टीपल पीपल यूज ड्यू टू। यस, इन गाड़ियों में आपको बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस मिलेंगे, गाड़ियाँ अंदर से बहुत गंदी मिलेगी। अलग बात है कि आपको जब बेचते हैं तब उसको साफ़ सुथरा बना के बेचते हैं, लेकिन स्क्रैचेस जो होते हैं वो कई जगहों पर, कई पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे बैठेंगे, बूढ़े बैठेंगे, पता नहीं क्या क्या लेकर बैठते हैं, कोई बैग लेकर बैठेगा, कोई अपनी चलने की लाठी लेकर बैठेगा। कहाँ कहाँ से गाड़ी आती है, लोग आते हैं, कहाँ कहाँ गाड़ी जाती है, तो स्क्रैचेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मारुति की गाड़ियाँ जो है जनरली, क्या वो हमें ख़रीदनी चाहिए टेस्ट ड्राइव व्हीकल? देखिए, किसी भी कंपनी की ख़रीदना या नहीं ख़रीदना, ये कैलकुलेटेड रिस्क आपको इन सारे पॉइंट्स पर डिपेंड करके सोचना है। लेकिन जनरली मारुति की जो गाड़ियाँ होती है टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स, वो आपको ट्रू वैल्यू जो उनकी सेकेंड हैंड गाड़ियों में डील करने वाली कंपनी है उसके थ्रू मिलती है, और उसमें आई थिंक आपको कुछ फ्री सर्विसेज भी ऑफर की जाती हैं, तो उसे एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, जब हम एक टेस्ट ड्राइव गाड़ी की डील निगोशिएट करने बैठते हैं, तो क्या हमें उस कार को एज अ सेकेंड हैंड कार ट्रीट करना चाहिए या फिर नई गाड़ी के हिसाब से उसे ट्रीट करना चाहिए? तो मेरा जवाब आपको ये है कि आपको उस गाड़ी को 200% एक सेकेंड हैंड कार की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। आप भी उस गाड़ी के इंस्पेक्शन कीजिए। सेकेंड हैंड गाड़ियों के जो डीलर होते हैं उसमें से अगर आपकी पहचान का कोई है तो उसे भी बुलाइए, तो उसे भी गाड़ी को इंस्पेक्ट करने दीजिए, एक मैकेनिक को भी बुलाइए, और ये भी पता कीजिए कि इस कार का मार्केट में आपको क्या प्राइस, क्या दाम, क्या वैल्यूएशन मिल सकता है। उसके बाद में ये पॉइंट आपको डीलर के साथ में नेगोशिएट करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। अगली चीज़ है, गाड़ी जो है उसका फॉर्म 21 जो है वो आपको देखना चाहिए, उसका विन नंबर जो है उसे डिकोड करना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी कितनी पुरानी है, कितने किलोमीटर्स उसके चले हैं, नहीं चले हैं, क्या रिकॉर्ड्स है बाकी सारी चीज़ों के। क्योंकि कई केसेस में ये देखा गया है कि जब डीलर आपको गाड़ी दिखाता है टेस्ट ड्राइव की, विन नंबर अलग होता है,
जब आपको एक्चुअल डिलीवरी मिलती है तो इसका विन नंबर अलग हो सकता है। यहाँ पर भी धोखाधड़ी होने के चांसेस हैं, क्योंकि सेम कलर की और सेम वेरिएंट की मल्टीपल अगर लोकेशन पे मेरा शोरूम है तो सेम कलर सेम वेरिएंट सेम मॉडल हो सकता है मेरे पास में। तो हो सकता है कि आपको दिखाने के वक्त थोड़ी अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी दिखाएं और बाद में जब आपको चिपकाएंगे तो आपको कोई और गाड़ी चिपकाएंगे और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो फॉर्म 21 लेकर रखें, उसके विन को डिकोड करें, इंजन नंबर विन नंबर वगैरह वगैरह। जब आप गाड़ी लेते हैं तो इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। ठीक है। अगली चीज़ है डेप्रिसिएशन हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए टेस्ट ड्राइव कार पर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है गाड़ी का, उसका जो महीना होता है वहाँ से इसे कैलकुलेट होना चाहिए। फॉर्म 21 आपको इस केस में बहुत हेल्प करेगा कि हमें कस्टमर को पेमेंट करने से पहले इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करके किस तरीके से डीलर के साथ में निगोशिएट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ओडोमीटर जो है उसके साथ में टैंपरिंग पॉसिबल है या नहीं। तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया, यस, ये 100% फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होता है किसी भी कीमत की आप कार लें। ओडोमीटर टैंपरिंग एज पॉसिबल तो हो सकता है कि गाड़ी ज़्यादा चली हो और आपको कम किलोमीटर दिखाकर ये गाड़ी बेचने की कोशिश की जाए। तो इसका 100% ढूंढने का सोल्यूशन तो कोई है नहीं, बट कोई अगर मैकेनिक हो आपकी पहचान का, वो आए तो गाड़ी कंडीशन के हिसाब से आपको बता सकते हैं कि ये कितनी चली हो सकती है। एक अमूमन अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कंडीशन से। दूसरी चीज़ है, कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं। तो कोस्टल एरियाज़ में जो शोरूम्स होते हैं वहाँ पर आपको गाड़ी में रस्टिंग देखने को मिल जाएगी। रस्टिंग की वजह से कई जगहों पर आपको वेल्डिंग की हुई देखने को मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। गाड़ी को जब भी आप इंस्पेक्ट करेंगे उस वक्त ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है। अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। डीलर आपको किस तरीके से अलग अलग तरीके से या तो डेमो कार में या तो नई गाड़ी में कैसे लूटना है, इस पर 2 बेहतरीन वीडियोस बना चुका हूं। आप लोगों ने तहे दिल से बहुत चाहा और बहुत प्यार दिया है। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आप सभी के लिए यहाँ पर कहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। अब हम लोग पहुँचते हैं थोड़ा सा डेप्रिसिएशन पर और डिस्कशन करते हैं कि डेप्रिसिएशन हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए। मान के चलते हैं कि शोरूम से आप कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, जैसे ही आपकी गाड़ी की डिलीवरी होती है और शोरूम से आपकी कार बाहर निकलती है, तो बाहर निकलते ही उस गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन, उसकी जो वैल्यू है, वो पहले 6 महीने के अंदर अंदर 20% से लेकर 30% तक घट जाती है। डे 1 आप जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन अगर आप उसको बेचने को निकालो विद इन 6 मंथ्स, तो आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है उसमें आपको 20% से लेकर 30% का डेप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है जब आप एक डेमो कार की प्राइसिंग नेगोशिएट करते हैं। अगला है दोस्तों, 2 से 3 साल के भीतर कोई भी शोरूम जनरली टेस्ट ड्राइव व्हीकल को बेचता है, तो उस हिसाब से उस गाड़ी की डेप्रिसिएशन वैल्यू बन जाती है करीब करीब 60 to 70%। तो उस हिसाब से आप प्राइस कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि देखिए 2 साल के बाद जब आप कार खरीद रहे हैं तो उस दिन उस प्राइसिंग के हिसाब से आपको एक पैकेज बनाकर, ऑफर बनाकर डीलर प्राइस बताएगा। लेकिन उसने तो गाड़ी 2 साल पहले खरीदी है, उस वक्त की एक शोरूम कॉस्ट अलग थी, उसकी लैंडिंग कॉस्ट अलग थी और उस लैंडिंग कॉस्ट पे उसको डिस्काउंट मिला है। अब आपको ऑफर वो आज की कॉस्ट पर दे रहा है, तो उसका तो कोई नुकसान ही नहीं है ना। उसने प्राइस आपको ऑलरेडी बढ़ाकर बोली है और उसमें थोड़े बहुत पैसे कम भी कर देगा, तो भी आपके लिए तो ये घाटे का ही सौदा है। उसके लिए तो सस्ते में आई है, सस्ते में आने के बाद में डिस्काउंट भी मिला है, 2 साल के बाद में बेच रहा है यूज़ करके, तो उसके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपको समझदारी और सूझबूझ के साथ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अगली चीज़ है कि अगर गाड़ी के किलोमीटर्स जेन्युइन है, यानी कि ओडोमीटर पर दिखाता है कि 10,000 किलोमीटर कार चली है फॉर एग्जांपल, और अगर वो ओडोमीटर आपको जेन्युइन किलोमीटर्स बताता है, तो आपको जो डेप्रिसिएशन मैंने अभी बताया उसके अलावा डिस्काउंट किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपको डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आता है तो सिंपल आसान तरीका बताता हूँ कि कितना डिस्काउंट मानिए। पर 1000 किलोमीटर आपको 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए अगर 10,000 किलोमीटर चली है गाड़ी और आपकी गाड़ी की कॉस्टिंग है 10 लाख रुपए, तो 1% डिस्काउंट हो गया, 10% डिस्काउंट हो गया 1 लाख रुपीज़।
तो 10,000 किलोमीटर पे आपको 2 लाख रुपए मिनिमम डिस्काउंट मिलना चाहिए, मिनिमम डिस्काउंट, ठीक है। पर 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 2% डिस्काउंट, ये आपका हक बनता है। उसके अलावा एक्सटेंडेड वारंटी मांगे, इंश्योरेंस प्रीमियम मांगे, कई सारी चीज़ें हैं। निगोशिएट कैसे करना है, प्राइसिंग अपने लिए कैसे तोड़नी है और बेहतर ऑफर कैसे जाननी है, इस पर भी वीडियो है। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि डीलर कैसे लूटता है, वो दोनों वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की कि क्या हमें टेस्ट ड्राइव व्हीकल खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखो, बहुत ऑनेस्टली मैं अपनी राय आपको बताता हूँ। 100 में से एक आध गाड़ी होगी, एक आध केस होगा, उस केस में जेन्युइन गाड़ी मिलेगी, जेन्युइन कंडीशन होगी, सारी चीज़ें आपको सही मिलेंगी। लेकिन 99.9% केस में आपको ये एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। गाड़ी डैमेज हो सकती है, एक्सीडेंटल हो सकती है, डेंटिंग पेंटिंग हो सकती है, रीपेंटेड हो सकती है, पार्ट्स चेंज किए हो सकते हैं, एक्सचेंज भी किए हो सकते हैं नई गाड़ी के साथ में। किसी गाड़ी को ज़रूरत है तो उसमें रिप्लेस करके उसका डैमेज पार्ट इसमें लगाया हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। शेड्यूल मेंटेनेंस टाइम पर नहीं होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक बहुत अच्छी बेहतरीन डील मिल रही है, तो वो डील अच्छी हो सकती है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको सोच समझकर अपनी सूझबूझ के साथ में एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना या नहीं लेना, ये आपका जिम्मा है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, उसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है बिल्कुल भी कि हर एक डीलर आपके साथ में चीटिंग करता है और आपको बेवकूफ़ बनाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई डीलर्स होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और जेन्युइनली अपना बिजनेस करते हैं। यू ओनली नीड टू क्रॉस चेक ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव शेयर्ड इन दिस वीडियो। इनको दोबारा चाहिए तो मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ देता हूँ, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पढ़ने की बजाय इसका जो लिंक है, उस PDF का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा। इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद में मेरी राय ये कहती है कि हमको टेस्ट ड्राइव व्हीकल बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। वो कभी भी हमारे लिए फ़ायदे का सौदा नहीं होता है, आपका नुकसान ही नुकसान होगा। बाकी आप अपने लिए क्या चुनते हैं, ये आपकी राय है। आपकी राय का मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, लव यू गाइस।